Well, for all of those watching, this is a nice way for you to be backstage with the rest of us. Okay, so give us a couple minutes and we're just getting started. So similar flow, and we'll make it more of a talk. And then the only question I'm planning to ask Bedoji is, how is this similar to the American situation? And then let everybody just talk to each other, and then Karen Beer is going to drive this one. So give us a couple minutes and we're just getting started. So similar flow. Hey, for all you watching, you're part of the show. So ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਸੇਫ ਹੋ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦ ਵੈਬਿਨਾਰ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏ ਨੇ ਕੱਲ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਬਿਨਾਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਘਰष ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ तो तशद्दुद सहंदे सो हिंदी में भी बता देते हैं कि 20 साल से ज्यादा हो गया इस जंग के अंदर एमएसपी के लिए किसान लड़ रहे हैं 4 लाख से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं तो आज हमारे साथ महाराष्ट्र से भी होंगे कविता बहन तो वो भी ज्यादा बताएंगे विदर्भा मराठावाड़ा के बारे में जहाँ पे कि महिला किसान का सुसाइड भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग है अभी इस टाइम पे और पिछले 14 साल के रिकॉर्ड है जो नेशनल क्राइम रजिस्ट्री ब्यूरो जो इंडिया के ऑफिशियल आंकड़े हैं उसके अंदर महाराष्ट्र हमेशा नंबर 1 पे है और जो हमारे दोस्त यूएस में देख रहे हैं उनको भी बता दें क्योंकि सबसे ज्यादा वीजा यूएस में हैदराबाद से लगते हैं तेलंगाना भी 2nd नंबर पे है पिछले 3 साल से कॉन्टिन्यूसली तेलंगाना का नालगोंडा जिला सो एमएसपी क्या है एमएसपी की क्या मांग है क्यों सरकार को एमएसपी देने में इतना हिचकिचाहट हो रही है वो सब पहलुओं पे आज बात करेंगे हम सो आप जो भी सारे दोस्त इंडिया में ज्वाइन कर रहे हैं सो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ क्योंकि जो ये टेक्निकल कुछ पॉइंट्स हैं एमएसपी के बारे में क्योंकि सब लोग ये बात करते हैं कि भैया सरकार को गिराना है ये वो सब बातें बात की हैं पहले टेक्निकल चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि एमएसपी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सो जो हमारे दोस्त अमेरिका में स्पेशली द वंस इन अमेरिका उनको भी बिफोर वी आर बिल्डिंग ऑन एंड हैविंग अदर स्पीकर्स जॉइन सो एमएसपी is very much equivalent to the minimum wage that we have in America. It is something like if you take minimum wage away from Americans and Canadians, people could not put food on their tables. So this is a human right issue. It's a food security issue. We have already 45% kids that sleep without food in India. So हमारे पास 45% बच्चे कुपोषित हैं हमारे मुल्क में. So सुपर पावर बनने की बातें हम नहीं कर सकते. हमारे देश का फ्यूचर अगर भूखा सोएगा तो. So हमारे को एमएसपी जो है वो बहुत मेजर इशू है बल्कि हमारी कई किसान लीडर से बात हुई जब हम आंदोलन में थे इंडिया में वो एमएसपी क्योंकि जो 3 काले कानून है वो वापस होने से देश की बड़ी जीत है उसकी देश की जनता खाना खाती रह जाएगी पर एमएसपी वाली जीत जो है वो किसानों की असली जीत है क्योंकि आप देखें जो प्रेजेंट मौजूदा सरकार है 2011 में जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के ये इनके साइन है काफी दस्तावेजों पे जिन्होंने जब इन्होंने एमएसपी की मांग करी है सेंट्रल की सरकार से 2014-2019 के मैनिफेस्टो में बार बार किसानों की वोट को ठगने के लिए इन्होंने बार बार एमएसपी का हमें वादा किया सो इनसे हम पूछना चाहते हैं कि अपना वादा पूरा किया जाए और हम आज जैसे जैसे और स्पीकर ज्वाइन करेंगे हमारे साथ डेजा वू जो मूवी है डॉक्यूमेंट्री अमेरिका में जो बनाई गई है और वो भी हर पहलू को डिस्कस करती है कि कैसे अमेरिकन फार्मर की हार हुई पिछले 3 दशक में और कैसे वैसी सिमिलर पॉलिसीज इंडिया में लागू की जाएंगी सो हमारे साथ Bedarata Pain ji bhi hain so welcome sir thank you so much for the documentary please share a couple of your insights and valuable knowledge that you gained through the journey and you have made Bengal proud again so thank you so much अच्छा before he goes I just want everybody that's watching to know कि ये Facebook पे भी चल रहा है ये YouTube पे भी चल रहा है लाइव किसान एकता मोर्चा के पेज पे तो आप दोनों साइट्स पे जाके आप फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने दोस्तों को इन केस आप Zoom वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं आप वहां पर भी जा सकते हैं वो Zoom की लिंक भी है वो पोस्ट में तो आप प्लीज जरूर ज्वाइन करिए आप किधर भी हो देश में दुनिया में आप प्लीज ज्वाइन करें सो इन इंग्लिश इट्स इन Facebook and it's running on YouTube so please join us you can directly see it on Facebook or YouTube and if you would like to join the conversation and actually be able to participate with your comments and questions we invite you to click on the Zoom link and join the call and we will be very glad to take your comments and questions after we've done some of the initial conversations with our specialists
from India and United States. So thank you very much. I hand it off to you, Karan, and Beduji, please take it away. What am I taking it away to? He was asking if you could talk about first your film and then tell us how, first tell us about your film. And I guess I'll ask my first question. We really want to start off and show the world that we've seen the loss of parity, as it's called in the United States, or in India, MSP, and the impact that's had and the American farmer, which is what your film really talks so much about. So first, let's talk about your film, and then maybe you can deep dive really right into what it has happened when MSP or parity was taken away. Exactly. That's thank you for clarifying that. I'm sorry, it's very early in the morning in California, and I'm still exactly. We've been very and some hectic. of us are not morning people, so if I sound a little sleepy, I'm not. These are all very, very important topics. These are not things that one sleeps over. These are all things to act on. As you asked, I'll start with our movie. Four of us in January, in the middle of COVID, in the middle of cold, me, Raj Sheikh, Srishti, and Rumela, four of us went on a road trip driving through the Middle America, where the farmlands are, because we wanted to document, we wanted to chronicle what has been the fate or the plight of American small farmers. The idea came to me from, when once the farm laws started, came through in September, October timeframe, and farmers were protesting in India. I wanted to understand what's the situation elsewhere in the world. And when I started reading up about America, the first thing that struck me was farmer suicides. That was a shock to me. That, when you consider America to be the land of opportunity, land of wealth, farmer suicides there. I mean, that's something I didn't quite understand. And then I started deep diving into it, and I realized that for the last 4 decades, the farm policies and the farm laws in America have followed exactly along the same lines as these 3 farm laws are going to be. There's opening up, contract farming, so-called free market, then there is this taking away MS. In America, they call it parity. What in India is called MSP is called parity. So taking away parity, everything has happened. And the result is that the small farmers have been decimated. And we actually had a large session on that to talk about it. And the big agro businesses, corporates, have run away like with a looting the bank, with a bonanza. And that's what we have chronicled. The movie is being edited right now. There's a lot of material, so we are trying to bring it into a kind of a understandable proportion. So that's what we are doing right now. And this, in the course of making the movie and in course of the research, a lot of things fell in place in our minds that from the point of human tragedy that American farmland has gone through, to the more understanding of economics. There's one of the farmers pointed out, there's this well-known farmer, Joan Robinson in America, who said that the only reason to study economics is to know when economists are lying to you. And I think that's cannot be any more true for India right now. Everything that is being talked about, and the same kind of fable, same kind of myths were talked about in America. So the parallels are really, really fascinating, and that's what we have chronicled. And one of the things that today we are going to talk about is the question of parity. Parity pricing, and it's very, very connected with the MSP issue in India. Thank you so much, Bedu. And we know that and so these issues, I think we want, I would say that this movie is not for the farmers, because Indian farmers know what the realities are. They don't need to be told.
it's the urban India that needs to be told what the realities are. They are actually quite in the dark about it. As in this country, as in America, urban America has no idea of how devastated rural America is. So I think in a month's time, we would have that available. We would release it in social medias, and we would need your support to take it out widely, because it should be seen by our policymakers, by our opinion makers, by our intellectuals, because these issues are goes at the heart of our existence. Agriculture is more than anything else is what feeds us. Absolutely. And in a country like India, where there is still what 60-70% of people live in the villages, if that falls, America could do away with could survive because the number of farmers were much lower to begin with. India is 60%. If that 60% is ruined, forget about becoming a big power and all that sort of stuff. We would have unbelievable human tragedy. Yeah. I don't even know what it would be. Yeah, famine's putting British colonialism to shame. So thank you, Vidubrata ji. I don't want to cut you off, but we have Sister Kavita ji as well. And you nailed it on the head. There is no culture without agriculture. So हम कविता जी के पास जाने से पहले सबको बताना चाहते हैं जो इंडिया में हमें ज्वाइन करा है कि जो ये बिल हैं, बेसिकली जो तीनों काले बिल हैं, ये जितना हर्ट अर्बन पॉपुलेशन को, जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, जो जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है बॉम्बे में, कोई दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई जो भी हमारी बहनाएं माताएं कोई भी खाना बनाते हैं इंडिया में, उनका जो खर्चा है खाने का वो 10 टाइम्स हो जाएगा। और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ही आप ले लीजिए, काले कानूनों में एक ऐसा एक्ट है जो बहुत खतरनाक है, जिसके अंदर प्राइस गॉजिंग और ये जो भी होर्डिंग करेंगे, और फार्मर्स का तो जो नुकसान होना है, पर अर्बन पॉपुलेशन खाना नहीं खा पाएगी। देश जो आज भी बोलते हैं, जैसे गांधी जी बोलते थे कि गांव में बसता है, आज भी बहुत देश गांव में बसता है, वो तो फिर भी खाना खाते रह जाएंगे, पर शहर के लोग खाना नहीं खा पाएंगे। सो एक्सट्रीम फैमिन्स और ये जो माल न्यूट्रिशन का जो ऑलरेडी 45% जो कुपोषित बच्चे हैं हमारे, उनका नंबर बढ़ने ही वाला है। सो आज का जो टॉपिक है वो मेजर हम एमएसपी पे फोकस करेंगे। सो वेलकम कविता जी, thank you so much for joining us. Please give us a brief introduction. We know you've been doing all the great work, so please give us a brief introduction, और उसके बाद हम फिर एमएसपी की तरफ चलेंगे। मेरा नाम कविता कुरुगेट्टी है, मैं बेंगलुरु में रहती हूँ, और ये जो किसान आंदोलन अभी चल रहा है उसके साथ मैं नवंबर 22 से जुड़ी हूँ। मैं पहले चली गई थी, ये सब लोग दिल्ली पहुंचने के पहले हमने एक कंट्रोल रूम सेटअप करने की कोशिश की थी। उस समय से मैं जुड़ी हूँ इस आंदोलन से, और मेरी हिंदी उतनी ठीक नहीं होगी, मगर ये सोच रही हूँ कि हिंदी में बात रखा जाए तो हमारे जो व्यूअर्स है, खास करके किसान एकता मोर्चा हैंडल से जो देख रहे हैं, उनके लिए सुविधा होगी। आप प्लीज माफ कर दीजिए मेरी हिंदी में अगर गलतियां आई तो। नहीं, बिल्कुल जी, आपकी हिंदी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बोल सकते हैं, ऑडियंस इंटरनेशनल है। सो प्लीज गो अहेड विद योर मैसेज मैम। एंड कविता जी भूलना नहीं कि मेरी हिंदी ना आपके से 1000 बारी खराब है, सो कोई तकलीफ नहीं है। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। That's some consolation, I guess. So अभी जो आंदोलन चल रहा है उसमें जो 3 काले कानून वापस लेने का और रिपील करवाने की एक जो डिमांड है, वो तो बहुत अहम डिमांड है, मगर वो रिपील करवाएंगे भी तो किसान जहाँ पे थे वहीं पे वापस फिर जाने वाले हैं। और एक डिमांड ये है जो एमएसपी को एक कानूनन हक बनवाने का जो इस आंदोलन का है, ये एक ऐसा डिमांड है जो इंडिया भर के किसानों को यूनिफाई करता है। In fact, the repeal the 3 laws demand is not as unifying for the simple reason that the mandi system in India is not equally well developed in different states. You go to Eastern India, they'll not
immediately understand the implications of the 3 black laws, especially the APMC Bypass Act, because they've never really benefited from the APMC structures, those institutions called APMCs. जब मंडी की व्यवस्था ही किसी जगह में नहीं है, तो उनको काले कानून का उनके ऊपर क्या असर पड़ता है वो सीधा समझना काफी कठिन होता है। हालांकि उनके ऊपर सबसे ज्यादा नकारात्मक असर हो सकता है। इनफैक्ट वेयर देयर आर नो रेगुलेटेड मार्केट्स, अगर एक दो भी मार्केट्स मंडी वहां पे रहते हैं तो वहां से कुछ ना कुछ प्राइस सिग्नल बाकी अनरेगुलेटेड मार्केट को मिलता है, मगर वहां के किसानों को समझना मुश्किल होता है। मगर सभी लोग, इंडिया के हर वर्ग किसानों का एमएसपी गारंटी का जो डिमांड है उसको तो वो समझ लेते हैं। इट हैज बीन अ यूनिफाइंग फैक्टर फॉर द ऑनगोइंग मूवमेंट। और ये भी बात सब लोग जान लें कि वो एमएसपी के बात पे ही द गवर्नमेंट इज मोस्ट अनबेंडिंग इन द करेंट मूवमेंट। उन्होंने काले कानून के लिए अमेंडमेंट्स का ऑफर पहले किया था, जब हमने रिजेक्ट किया था उसको। मैं भी टॉक्स में जाती हूँ सरकार के साथ, जो 40 लोग बैठते हैं उनमें से मैं भी एक हूँ। और बाद में उन्होंने सस्पेंड करने का एक ऑफर दिया था, मगर ये 2 बातें तो काले कानून के बारे में है, द 3 सेंट्रल लॉज दैट वी वांट रिपीट। मगर सरकार ने अभी तक ठोस बात, कमिटमेंट कुछ भी नहीं दिया एमएसपी को लेके। The government just doesn't want to give in, and that seems like the most unwise thing that the so-called smart election machine that the BJP is known to be or claimed to be, it is not understanding कि इसमें कितना वोट पावर है, वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का कितना पावर है। And this is purely standing on ego, obviously. और एमएसपी को जो हम लीगल गारंटी के बारे में जब कहते हैं उसमें 3 हिस्से हैं इन द एंटायर डिबेट। एक हिस्सा है कॉस्ट एस्टिमेशंस में ही भारत सरकार बहुत गलत जा रही है। When they create something called cost of production across the country, in the averaging as well as in the cost components, जैसे एक परिवार, किसानी परिवार हर दिन मेहनत लगाते हैं अपने खेत में, that is not calculated. Either the number of days or the fact that it's skilled management kind of work that is going on, these are not counted for when cost estimations are created. And there are several such things. मैंने सरकार का ऐसे ही एक आंदोलन के बाद एक कमिटी बनवाया गया था। Farmers forced the government of India to create a committee known as the Ramesh Chand Committee. I was a member in that committee, and the whole agenda or the mandate of that committee was to look at MSP fixing formula and methodology in India. और हमने देखा था कि कॉस्ट एस्टिमेशंस में बहुत गलत जा रही है। दूसरा पहलू है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम सही ढंग से एस्टिमेट करवाएंगे सरकार से, प्राइस को कैसे अनाउंस करेंगे? क्या कॉस्ट को ही आप अनाउंस करेंगे प्राइस के तौर पे? क्या परिवार जी पाएगा? क्या उसके ऊपर मुनाफे का एक मार्जिन अगर नहीं रखेंगे, परिवार के बहुत सारे खर्च होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने जो लागत लगाया उसी को सरकार आपको प्राइस बनवा के वापस दे देगी, तो परिवार कैसे चलेगा? So what is the price fixing formula after cost estimations are improved is the second component. A third component और तीसरा पहलू है, अगर एमएसपी को हम स्वामीनाथन कमीशन का फॉर्मूला मान लीजिए C2 + 50%, जो कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट है उसके ऊपर कम से कम 50% मुनाफा मार्जिन डाल के अगर अनाउंस करवाएंगे भी तो, and there are questions about
whether that should be uniformly applicable or whether some crops should be incentivized more than that C2 plus 50% for sustainability reasons, for environmental sustainability, food sovereignty, import substitution, various other reasons. तीसरा हिस्सा है कि एमएसपी अच्छा वाला अनाउंस करवाने के बाद आप एक्चुअली हर किसान को कैसे दिलाएंगे? If you don't operationalize good MSPs that are announced, it is a completely meaningless and useless exercise as far as farmers on the ground are concerned. और आज के दिन जो एक लड़ाई चल रही है, हम कह रहे हैं 2018 में हमने एक कानून बनाया था ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमिटी से for a statutory guarantee for all farmers for remunerative MSP. वो पार्लियामेंट में as private members bill introduce भी हुआ है. It took a very, very expansionist view of MSP का कानून कैसे होना चाहिए. But today, if the government is hesitating to walk into a legislation which is expansive, there is a minimalist framework which can still be adopted. आज के दिन जो 23 फसलों के लिए सरकार अनाउंस करता है MSP, कम से कम उन फसलों के लिए MSP can be operationalized, it can be translated into a legal guarantee. और हमने एक basket of measures suggest किया है. अगर उन सब में भी MSP deliver नहीं होता है, किसान को एक तहसील लेवल, एक ब्लॉक लेवल, एक तालुका लेवल compensation mechanism, simple, time bound, एक setup किया जा सकता है. This is the framework that we are asking for at this point of time. Thank you, Karan ji, for giving me Thank you, this time. Kavita Ben. That was a detailed discussion and so much, the points you've touched on. We will elaborate on those as we progress further. और जो भी हमारे दोस्त ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ जुड़े हुए ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹਿੰਦੀ ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਇਹ अपना भाषा है ये यूज करनी है भी ਜਿਹੜੀ सारे ਨੂੰ समझ आवे. सो हम ऐसी भाषा में बात करना चाहते हैं जो सब देशवासी समझ पाए क्योंकि ये जो मुद्दा है मेन ये एमएसपी जैसे हमारा एक फेमस नारा है पूरे आंदोलन में कि फसलों के फैसले किसान करेगा. क्योंकि पहली बात तो कुछ बैकग्राउंड देना चाहेंगे जो ये कानून भी आए हैं तीनों जैसे कविता बहन ने बताया कि जो पहला कानून है जो काले कानून है सबसे पहले तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. मार्केटिंग ऑफ फूड ग्रेन लैंड एंड एग्रीकल्चर ये सारे स्टेट सब्जेक्ट हैं इनके ऊपर कोई भी केंद्र की सरकार कभी भी कोई कानून नहीं बना सकती. सो इन्होंने ये जो खेती बिल बनाए हैं ये बिल्कुल ही गैर संवैधानिक है. और उसके बाद जो ये बिल बनाने की बात चल रही है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन क्योंकि नाम हमने अमेरिका से देखा है ये इंडियन की सरकार भी थोड़ा अमेरिका से सीखती है जैसे फ्रीडम टू फार्म एक्ट नाम ऐसे रखते हैं कि जैसे सारा कुछ किसानों के लिए पर इनके लिए इन बिल्स में किसानों के लिए कोई जगह नहीं. थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर वापस चले जाएं 1965 में जब हमारी अपने पड़ोसी देश से जंग चल रही थी तो उस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान का. जो फैमिन्स बहुत देर से जब हमारे वर्ल्ड वॉर 2 में जो हमने ब्रिटिश को सपोर्ट किया और हमारा अनाज कम था देश में तो उसके साथ भी हम जूझ रहे थे तो भूखमरी और देश के दुश्मनों से बॉर्डरों पे लड़ रहे थे एक साथ. तो जय जवान जय किसान का नारा दिया. पंजाब हरियाणा ने आगे लग के सबसे ज्यादा उस टाइम पे हरी क्रांति में अपना कह लो कि रिसोर्सेज लगाए. आज भी आप देखते हो कैंसर ट्रेनें चल रही हैं पेस्टिसाइड की यूज बढ़ गई पानी की यूज बढ़ गई अनसस्टेनेबल तरीके से पंजाब अपने मतलब कि पंजाब और हरियाणा ने आगे लग के ये काम किया. इसी वजह से ज्यादा जो मंडियां हैं जिनको हम एपीएमसी मंडी बोलते हैं जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए फसल खरीदते हैं वो सारी पंजाब और हरियाणा में है और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है जहां से राकेश के हिसाब से. सो आप ये देख सकते हैं कि जो आंदोलन में ज्यादा हम बॉर्डर पे देख रहे हैं दिल्ली के क्यों ये पंजाब हरियाणा और यहाँ के लोग हैं क्योंकि ज्यादा मंडियां इनकी जानी है. बाकी पूरे कंट्री में जब उस टाइम पे ये एपीएमसी मंडी बनी थी तो एक्सेस टू मार्केट बनाने का प्रावधान किया गया था कि मंडी हर 5 किलोमीटर पे होनी चाहिए देश में. हमने पूरे इंडिया का जब दौरा किया गुजरात गए महाराष्ट्र गए आपको बताएंगे विदर्भा मराठावाड़ा के बारे में कविता बहन भी बताएंगे और जो उत्तरी कुछ जिले हैं कर्नाटका पे जहाँ पे सबसे ज्यादा फार्मर सुसाइड है गन्ने की खेती को लेके और नालगोंडा जिला तेलंगाना हमने देखा कि वहां पे एपीएमसी मंडी ही नहीं है. बिहार में एपीएमसी मंडी नहीं है. अगर किसी को पूछो आप फसल कहाँ बेचते हो तो एक ट्रेडर
वहां पे उनके गांव में आता है, जो क्योंकि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बताते हैं कि एमएसपी था, रहेगा, मतलब ये जो भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं भैया, देश में 650 से ज्यादा फसलें उगाई जाती हैं, जिनमें 23 फसलों पे एमएसपी निर्धारित किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। पर उनके अंदर खरीद, एमएसपी निर्धारित करना और एमएसपी पे खरीद करना, तो जैसे उसके ऊपर भी हम जाएंगे कि एमएसपी पहले तो गलत निर्धारित किया जाता है, जो सिर्फ कॉस्ट को देख के किया जाता है, जैसे बहन ने बताया। पर आप देखें कि एमएसपी जो है सिर्फ 2 फसलों पे ही खरीद हो रही है, वो भी पीडीएस सिस्टम को फिल करने के लिए, जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रहते हैं उनके लिए सिर्फ धान और गेहूं, यानी कि कनक और जीरी और पैडी जिसको हम बोलते हैं पंजाब में, उसकी खेती, उसको खरीदा जाता है। सो कहने का मतलब है कि जो बाकी सारा किसान है इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में, उनकी फसल नहीं खरीदी जाती, उनकी हालत बहुत बुरी है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान सबसे प्रोग्रेसिव किसान है, उनको उतना आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। पर जो बाकी जो सूबे हैं, क्योंकि उनको यूनिफाई करने के लिए, जैसे बहन ने बताया, एमएसपी वाला इशू मेजर इशू है, एमएसपी पे सब लोग यूनिफाइड हैं, पर जो मंडी है उनको पता ही नहीं, मंडी उन्होंने देखी नहीं कभी, ना उनके बाप दादाओं ने देखी, उनको पता ही नहीं मंडी क्या होती है, क्योंकि उन्होंने हमेशा फसल एक, क्योंकि आप देखें हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय बोलते हैं कि इन्होंने फ्री मार्केट और ओपन मार्केट बना दी, तो हम व्यंग कस के किसी के पर्सनल अटैक नहीं करना चाहते, पर हम पूछते हैं कि लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर से नीचे है, 2 क्विंटल की गेहूं उगा ली गुजरात के किसान ने, वो 2 क्विंटल की गेहूं को जाके बंगाल में बेचेगा, क्या हेलीकॉप्टर देंगे आप उसको? उससे 25 किलोमीटर 70 किलोमीटर के जो आपने उसके लिए शायद कोई मंडी एग्जिस्ट करती होगी अगर, वहां जाके तो वो बेच नहीं सकता। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को तो जाके वो अपनी कॉटन नहीं बेच सकता, उसके पास पैसे नहीं है कि 25 किलोमीटर दूर जाके अपनी फसल कैसे बेचे। तो आप ये फ्री मार्केट वाला जो मिथ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्री मार्केट पहले एग्जिस्ट करती है, पर आप ये देखें कि इतना छोटा किसान है, तो ये सारे बिल्स सिर्फ ट्रेडर और कॉमर्स को हेल्प करने के लिए है, और किसान की जो एमएसपी की मांग है उस पे हम और बात करेंगे। और हमारा दूसरे स्पीकर को हम, हरवीर जी आप कुछ बोल रहे थे? जी, आई जस्ट वांट टू से कि जो ये एमएसपी यहाँ पर की हम बातें करें, इंडिया में 2 फसलों का था, अमेरिका में कभी था कि देयर फॉर ऑल द fruits and vegetables or other things? Uh, is this for me or? Yeah, For you, sorry. Oh, okay. Within America, Sure, was that sure, like sure. that? Was that the case in America before? Was that something that they saw success in? I think that, okay, so I think this question of MSP always causes a lot of problem also, because in the Swaminathan formula, there was this 50% thing that throws all our intellectuals into a tizzy, 50% profit. ऐसा कोई कुछ नहीं है. But let's take one step at a time. Okay. Let's go to the MSP first, and then we'll come to the parity. You remember that in when the Modi government came to power, the first thing it said is that by 2022, farmers' income would be doubled. You remember or not? Yeah, 2022, farmers' income would be doubled. Where are we today? This is 2021, 1 year away. How much has it increased in last 4 or 5 years? And why hasn't it increased? So this question has to be raised. Second question that immediately comes to power is that they will say that, oh, in Punjab and Haryana, farmers are rich. That is also untrue. I'll give you some very basic statistics. In farmer, average income, median income is 20,000 rupees a month. That's not rich. Yes, it's more compared to Bihar. But why is the farmers in Punjab and Haryana getting more? Because MSP and mandis are there. So it actually is an argument for MSP, not against MSP. Right. The reason why Bihar has one of the lowest, and by the way, in Bihar, as you all know, in 2006, APMC Act was abolished very demonstratively. What has it provided the farmers? So in Bihar today is one of the lowest median income. So let's look at this. The place where mandis and MSPs are, farmers have more income. Place where there isn't, where it's actually abolished, they have least income. Living standards in the cities and in the villages. So what they wanted is the rural economy, the rural people, to have similar standards of living
as the urban folks. And that's why the term was parity. So they said the farmers has to get that kind of price at the market that will give them parity. So they look at the input cost like the way MSP is done, and they look at what are the price at which these commodities should be sold so that they can get a decent living. And that would of course be adjusted for inflation. Now, what was it for? It was mostly for crops that can be stored. So, wheat, barley, cotton, and a bunch of others. I forget. The entire basket of storable commodities is where the first parity prices came. The other place it came was for dairy, which is another very big part of American farming. Dairy was another place where MSP was done. And can I go on for a little bit more about? Please, go, of course. This is an open discussion between you and Kavita ji and all of us. So very briefly, how it was done is very important for India. There's a lesson in learning for India. So and there's also confusion because very often when you say MSP, most people in cities think that means government has to procure. That MSP doesn't mean government has to procure. MSP is a floor price. So in the US, in dairy sector, what they did is that they announced a floor, this parity price, and anybody buying in the market has to pay at least that much. They can pay more if the situation arises, but that's a minimum they have to pay. On the side of the grains, what they did is it's a very interesting concept, and I think we can use this in India. Is called non-recourse loan. What is a non-recourse loan? So as we know that farmers are in the biggest pressure at the time of harvest, because that's when they just got their crops, they want to sell it because they don't have storage, and they also have huge payments due of all the loans that they have taken. So that's when the biggest pressure is on them to sell at the lowest price that they can. And in India, what happens very often is that it's the traders that come and buy it from you, because government doesn't do the MSP procurement on time, or in many places there is no mandis or MSP, as Kavita ji very correctly pointed out that most of India doesn't even have these MSPs. I mean, these APMCs. So what the US government did is that at that time, farmers would be given a loan at the rate, the loan rate would be determined by their parity price. So let's say you have produced 1 quintal of wheat. Then the 1 quintal of wheat at the parity price times the parity price is the amount of loan that you're going to get. Now, what it does is that it allows the farmer now, it gives them a buffer. So they can hold on to their grain, see when the market prices rise and sell it at that time, repay the loan. If they cannot sell the grain at a decent price, the grain goes to the government, and the farmer gets essentially the MSP price or the parity price. It's a very interesting way of making sure the farmer is not exposed to this market fluctuations, which is actually one of the biggest problems that farmers face. Now, alongside that is another thing, and then I'll shut up, is the question of what in America is called elevators, which in our term is called silos or granaries. Farmers need storage facilities. I think Karan talked about it, and it's a very important point that we don't have enough mandis. Actually, today the biggest thing that is needed is a mandi structure to be expanded, so that every 5 kilometers or so a farmer has an access to market. But they don't have that access to the market. So if the government is really interested in access to the market, that's the first thing they should do. Now, in the US, in all over the US, government funded and then cooperative funded, meaning the farmers cooperative funded, created these grain elevators so that farmers could store their grain, this perishable commodities, so that they could find when they will take that grain to the market. What happened in America is that both these parity prices were taken away, and these grain elevators were taken over by the big corporates, and very often they were shut down, so that the farmer now had to go hundreds of miles with their grain. So
And we saw that from 1983 to 1996, when parity was completely eliminated, the impact it had on small farmers. Like today, small farmers' farm income, not off-farm income, because most farmers in America today have off-farm income because they cannot survive on farm income alone. Farm income, median farm income in America today is negative some $2,000. Negative. Yeah. You know, this is something to be appreciated. This is what loss of parity has done. And nowhere is it more clear today than in the dairy sector, which is actually being devastated, where the big corporates are taking over and the small guys have gone out precisely because of that. Because once the parity went away, price tanked in a way that, why does the price tank? Because these corporate organizations come in and they have the staying power. They can even bring the price down to below the cost of production. So a dairy farmer survives 1 year, 2 years, 3 years, if for years, like 5-6 years, your income is negative. What do? You toil for like 15 hours a day and you have negative income. How long can you carry on? They go out of business. That's what has happened. Like in Wisconsin, because the dairy state of America, maybe only some 6,000 dairy farms are left, independent dairy farms. In America, 3.5 million dairy farms used to be there. Today, that number is below 30,000. This is what loss of parity, or in Indian terms, MSP, loss of MSP, has done to American farmscape. Thank you so much, brother Brattaj. That was an excellent explanation. So जो viewers ने हमारे को अभी ज्वाइन करा है, उनको बताना चाहते हैं कि बेदा ब्रता जी एक फिल्म मेकर है लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया से। उन्होंने कैलिफोर्निया और अमेरिका में विशेष तौर से सब किसानों से बात करी है, डिटेल में हर पहलू को देखा है। और जो हमारे को इंडिया में एमएसपी की मांग, जिसके लिए किसान पिछले 20-25 साल से संघर्ष कर रहा है और फार्मर सुसाइड इतना बढ़ गया है, उसके ऊपर कैसे वो रिलेट होता है अमेरिका के साथ, वो पूरी मूवी आप देख पाएंगे कुछ जून के नेक्स्ट मंथ वो रिलीज हो रही है। और आप उसके जो लेसन्स हैं, क्योंकि जो हमारी केंद्र की सरकार बोलती है कि ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, आप भय ना करें, और हमारे को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, सो वो उनको बता दिया जाए कि ये हुआ है और बड़े कॉर्पोरेशनों ने जब लीड किया है उन्होंने ऐसा ही किया है। सो आप सबको जानकारी होगी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने आए थे इंडिया में, 200 साल हमसे गुलामी कराई थी, और आज की जो ये सरकार है जो बाय द कॉर्पोरेशंस फॉर द कॉर्पोरेशंस ऑफ द कॉर्पोरेशंस है, हमें पक्का गुलाम बनाने की तरफ चले जा रहे हैं। ना तो सिर्फ किसानी को खत्म करेंगे, देश के मुंह में से खाना भी ये छीन लेंगे। सो हम कविता बहन के पास जाते हैं और उस डिस्कशन को और आगे कंटिन्यू करते हैं एमएसपी। सो जो भी व्यूअर्स ने इसको ज्वाइन करा है, तो आप अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ इसको फैमिली का शेयर करें, क्योंकि जो एमएसपी की मांग है ये है मेन इशू। जो अर्जुन की आंख है महाभारत वाले की, जो तीर मारना है, ये एमएसपी जब जिया जाएगा तब ये संघर्ष खत्म होने के बारे में सोचा जा सकता है। ये संघर्ष एमएसपी लेने तक तो युवाओं ने नारा बनाया है एमएसपी और मार्टर, कि जा तो एमएसपी लेंगे जीतेंगे वरना मरेंगे। सो क्योंकि मौत तो वैसे भी निश्चित है, सो ये संघर्ष तब तक चलेगा। इसलिए एमएसपी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार आपको भ्रमित करेगी भी ये रिलीजियस इशू है, ये सिखों का आंदोलन है, ये कोई सिखों का आंदोलन नहीं है। वो बोलेंगे ये कम्युनिस्टों का, कॉमरेड लेफ्ट वालों का आंदोलन है, भैया ये कोई लेफ्ट वालों का आंदोलन नहीं है। फिर वो बोलेंगे ये पॉलिटिकल राजनीतिक आंदोलन है, ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। फिर वो बोलेंगे ये खालिस्तानियों का, सेपरेटिस्टों का आंदोलन है। भैया ये अपना ह्यूमन राइट इशू है, अपना हक लेने के लिए। अगर आप दुकान बनाते हैं, अपने बच्चों को खाना नहीं डालेंगे क्या टेबल पे सारा कोई? ये तो हमारे फकीर बन के झोला लेके चलने की बातें करते हैं। तो भैया झोला लेके नहीं चल सकते किसान, उनके बच्चे हैं, उनके परिवार हैं, किसी की बेटी की शादी तय है, तो कैसे खाना आएगा घर में? सो एमएसपी जो है, हमने जो फसलों में लगाया 10 करोड़ रुपया मान लो किसी ने लगाया, मैं एक किसान को जानता हूं, उसने सुसाइड किया, वो बहुत बड़े किसान नेता के बेटा थे। उन्होंने 10 करोड़ लेके फार्मिंग स्टार्ट करी आलू की, और वो आलू 1 रुपए पे कर दिया, क्योंकि जब ये हार्वेस्ट का सीजन आता है इतना प्राइस ड्रॉप कर दिया, वो बंदे ने आलू फेंका सड़क पे और सारे आलू पे, और सुसाइड के ऊपर इतनी अवेयरनेस क्रिएट करी कि 10वीं का पेपर बंद हो गया। तो आप फार्मर के सुसाइड को मेंटल हेल्थ इशू नहीं मानते? क्योंकि अगर आज मेरे से मेरा सब कुछ कोई छीन ले, मैं कल को सुसाइड नहीं कर सकता, पहले मेरे को एंजाइटी होगी धीरे धीरे।
फिर मेरे को डिप्रेशन की तरफ जाएगा, ऐसे ख्याल आएंगे कि भैया मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, वो साइकिल बनेगा दिमाग में और वो इतना बढ़ जाएगा। फिर एक नेल इन द कफिन चाहिए, जैसे कि किसी की डेथ हो गई, कोई सब्सटेंस अब्यूज, एक एक्स्ट्रा नेल मिला, उसके बाद बंदा सुसाइड की तरफ जाता है। और ये हमने हर सुसाइड केस की स्टोरी सेम है। सो ये मेंटल हेल्थ इशू है, इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। 4 लाख से ज्यादा किसान की डेथ क्यों हो गई? ये सारी डेथ्स प्रिवेंटेबल है। मराठावाड़ा विदर्भा में महिलाएं अपने मंगलसूत्र तक बेच चुकी हैं। सो हम बात करेंगे अभी जो ये स्किल्ड लेबर की बात चल रही है, और महिला किसान को भी बीच में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि भैया सबको लगता है कि किसान जो है ये सारे मेल है। तो आपको ये बता दें कि फार्मिंग जो हो रही है उसके अंदर फैमिली जो है फार्मर की, स्पेशली वुमेन फार्मर, उसकी कंट्रीब्यूशन उसके बिना इमेजिन नहीं किया जा सकता हमारा कंट्री। पहले तो जो महिला किसान है, क्योंकि उसकी कोख से निकला हुआ बच्चा बॉर्डरों पे बैठा है, ठीक है, उसके बिना हमारे बॉर्डर सुरक्षित नहीं। सो हमारे जो बोले, अगर विष्णु विष्णु जो हमारे प्रोटेक्टर हैं वो बॉर्डरों पे बैठे हैं, वो भी कोख से निकले हैं। सो महेश, वो भी हमारे जो किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे किसान की महिलाओं के जो हैं। आप देखें, क्योंकि जो महिलाएं सबसे ज्यादा हार्डवर्क करती हैं, सारे जानवरों को वो संभालती हैं, ठीक है, उनको ही अनस्किल्ड मानते हैं, उसको स्किल में ही कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो हम जा रहे हैं अभी कविता जी के पास इस कॉस्ट एस्टिमेशन की जो बात है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पहलू कि एमएसपी डिसाइड कैसे होना चाहिए और सरकार एमएसपी को कैसे लेती है। क्योंकि जो ये जमीन का सीना फाड़ के उसके अंदर बीज लगा कर उसके अंदर से फसल उगाना, उसको किसान इतनी मेहनत करके टॉयल करता है, कई बार लोगों के पैर फट जाते हैं हल चलाते हुए। आज भी जो हमारे नेशनल एम्बलम है देश का, उसके अंदर घोड़े और बैल की फोटो लगी है। हमारे देश को बैलों से जोड़ा गया है, ना कि हथियारों से बनाया गया है। सो इनको ये बताना चाहते हैं भैया कि जो हमारे देश का बैल है वो आज भी जोत रहा है, और उसको वो बैल मर जाते हैं, उनको खाने को खाना नहीं है। सो एमएसपी जो है, ये जो भी जानवर खाना खाता है, जो भी इंसान खाना खाता है, उसके खाने की बात हो रही है बेसिकली। सो हम इस पे जाएंगे कि भैया ये कॉस्ट एस्टिमेशन और स्किल क्यों नहीं मानते, वाई सरकार को प्रॉब्लम क्या है फार्मर को स्किल्ड मानने में। तो इसके ऊपर हम और बात करें। कविता जी, आप प्लीज, लव टू हियर फ्रॉम यू। कॉस्ट एस्टिमेशंस के पहले थोड़ा हमको फ्रॉम ए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू किसानों का प्राइस क्यों गारंटी करना चाहिए उसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि अगर आप मानते हैं कि खेती एक एंटरप्राइज है जिसमें एक व्यक्ति रिस्क लेके कुछ प्रोड्यूस करके बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो रोजगार वाला काम नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेज वर्क, जिसमें रिस्क आप नहीं लेते हैं, कोई और ले रहे हैं, आप बस आपका श्रम वहां पे दे रहे हैं और उसके लिए यू गेट रेम्यूनरेटेड फॉर इट। पीपल ऑफन से दुनिया में इतने सारे एंटरप्राइजेस है, अगर सब एंटरप्राइजेस के प्राइसेस सरकार गारंटी करेगी, इकोनॉमी कैसे चलेगा? इट्स अगेंस्ट इकोनॉमिक्स एंड व्हाट पीपल हैव लर्नड एज इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। तो नहीं देना चाहिए वाली बात कई बार हमको सुनने को मिलता है। तो 2-3 बात मैं कहना चाहती हूँ। पहली बात यह है कि फार्मिंग बहुत रिस्की एंटरप्राइज है। एक तरफ फूड का डिमांड तो इनइलास्टिक होता है, वो मोर और लेस स्टेबल होता है, लोग जितना खा सकते हैं, जितना खरीद सकते हैं, वो तो इट्स मोर और लेस स्टेबल थ्रू आउट द ईयर इन अ गिवन लोकेशन एंड सो ऑन। मगर जो सप्लाई साइड है वो बहुत ही अनडिपेंडेबल होता है खेती में, especially rain-fed agriculture में in the age of climate change, जब आपको पता नहीं होता है कि बारिश ज्यादा होगा, कम होगा, कब होगा, कितना लॉन्ग ड्राई स्पेल होगा, whatever climatic risks that a farmer deals with. जब इतना रिस्की एंटरप्राइज है तब प्राइसेस में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। दैट वॉलेटिलिटी इज बैड बोथ फॉर द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। जो प्राइस अप एंड डाउन जाता है, that's one part to why prices have to be guaranteed. The other is at a macroeconomic level, जब किसी का इनकम आमदनी बढ़ता जाता है, जैसे किसी को नौकरी मिल गया, शहर में चले गए, सर्विसेज सेक्टर में चले गए, food demand is inelastic when it comes to income increases. और उसलिए आप देखेंगे कि बाकी जीडीपी जब बढ़ता जाता है
किसानों का आमदनी नहीं बढ़ता है, and prices don't actually catch up when because of low income elasticity of food. तो इसलिए भी हमको प्राइस गारंटी हर किसान के लिए देना पड़ता है. The third aspect to this is हमारे देश में starting from the first 5-year plan बहुत consciously किसानों के दाम को और खाने क्या खाद्य सुरक्षा के नाम पे खाने के जो चीज होते हैं उनके दाम को दबा के रखा गया है. The idea always was about provision of cheap food so that there can be cheap labor available for manufacturing sector. So farmers have ended up cross subsidizing other sectors of the economy because of a conscious policy adopted of keeping food prices low. वो आज के दिन भी हम देखते हैं. फूड प्राइस को तो दबा के रखने का एक पॉलिसी explicit policy approach चलता आ रहा है, आज के दिन भी है. One more important point to consider is अगर आप prices नहीं देंगे और ऐसे ही किसान डिस्प्लेस होते जाएंगे. पहली बार 2011 वाले सेंसस में ये देखा गया है कि in absolute numbers, number of cultivators in India had actually come down. They're getting displaced from agriculture as an enterprise and they're becoming laborers. और बाकी sectors of the economy में बाकी क्षेत्र जो है वो इतने लोगों को एब्जॉर्ब करके उनको कुछ जॉब देना, एम्प्लॉयमेंट देना वो ताकत रखते ही नहीं है. What we used to witness in other sectors of the economy is jobless growth. आजकल jobless growth भी नहीं है. In fact, it's a jobless non-growth that we are seeing in other sectors. तो कुल मिला के if this is the situation और सरकार ये क्लेम करते हुए, एक कमिट करते हुए वापस 2019 में पावर में आई है कि we will double farmers' incomes, then the only direct and proximal way of doubling incomes or improving incomes at least is by guaranteeing prices. और prices को guarantee सरकार जब तक नहीं करेगी, then we know that वो जुमला ही रहेगा जो डबलिंग फार्मर्स इनकम वाली बात है. और जो कॉस्ट एस्टिमेशंस की बात करण जी ने बताया, पूछा था, उसमें कई हिस्से हैं. जैसे if someone's rearing a pair of bullocks, जो खेती के लिए आपको चाहिए बैल. मैं पंजाब की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पे बहुत ज्यादा मैकेनाइजेशन हो चुका है, मगर देश के कई सारे बाकी इलाकों में आज के दिन भी बैल इस्तेमाल किए जाते हैं. जब you need to plow, you need draft power. और कॉस्ट एस्टिमेशन में एक बैल का जोड़ी रखने के लिए आपको साल भर में कितना खर्च होता है उसका एस्टिमेशन नहीं लेते हैं. उन बैल को जितने दिन आपने खेत में यूज किया है, ये जो कॉस्ट एस्टिमेशंस क्रिएट होते हैं वो एक बड़ा सर्वे से होते हैं, बड़ा नहीं है. हमारे देश में जब 14 करोड़ किसान फैमिलीज की संख्या बताई जाती है, सिर्फ 9,000 किसान परिवारों का कॉस्ट एस्टिमेशंस एक सैंपल सर्वे में लेके the government of India comes up with cost estimations. Just about 9,000 farmers is the sample size. और वो जो 9,000 किसानों में अगर बैल कोई रियर कर रहे हैं, अपने पास रख के उसका पालन पोषण कर रहे हैं, जब उस बैल के जोड़ी को इस्तेमाल किया जाता है, उन्हीं दिनों का कॉस्ट एस्टिमेशंस को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जोड़ा जाता है. सिमिलरली मान लीजिए आपने अभी करण जी आपने बताया महिलाओं के बारे में. इस देश में महिलाएं जैसे बाकी दुनिया में भी इन ए पेट्रियार्कल सोसाइटी दिस इज द रियलिटी, क्योंकि महिलाओं के पास जमीन का पट्टा उनके नाम पे नहीं होता है, दे आर नॉट कंसिडर्ड. तो वो महिलाएं जब हर दिन खेत में जाती है, उस दिन का वो जो लेबर कॉस्ट लगाना चाहिए, that does not go into the cost estimations.
Only on certain operation days, the cost of the family labor is calculated, that too as unskilled wage rates. In India, as per the Minimum Wages Act, there are different kinds of skill categories as per which minimum wages are laid down, which is a funny business, of course, because minimum wages, if you work backwards, is about minimum living standards. And it can't be based on your skill. It's got to be based on what you need to survive with basic dignity, right? But in any case, there is underestimation of family labor. There's underestimation of, अगर आप मान लीजिए एक शाहूकार से पैसा उधार पे लेके आप खेती कर रहे हैं, most farmers in this country don't get to borrow from institutional lenders. They get to borrow from high interest money lenders who also double up as traders, as input dealers and so on. तो जो interest आप pay कर रहे हैं, cost of production estimates में आप actually जो दे रहे हैं वो interest add नहीं करते हैं, मगर जो institutional credit का interest rate है उसी को लिया जाता है. Similarly, you know, working capital costs. I mean, as I said, in the Ramesh Chand committee work, which went on for 2 years, we culled out various cost components and figured out, you know, what was wrong with the sample size, with the sampling, with the, you know, averaging that happens of cost estimations. Various improvements that are needed were put into a report. And like all other such committees, that report is gathering dust, has been gathering dust on government shelves and tables from 2015 onwards. And Dr. Ramesh Chand went on to become the advisor, the member of Niti Aayog to the government of India. And he's forgotten about a report that he has created by chairing a committee of that sort. तो बहुत सारे issues है cost estimations. Definitely. जहाँ पे गलत जा रहे हैं. Definitely. Thank you so much, ma'am, for the detailed explanations. Now, Beda Brataji, please, we'd love to have you add your inputs to this. First of all, it's fascinating to hear, Kavitaji. I mean, I know these are all very nitty-gritties, but these are exactly what is needed in order for us to challenge the narratives that are put forward. So, Kavitaji, thank you. I mean, we want to hear more about this stuff. But I think the first thing I want to point out is that there is a fundamental problem with what is called economics. When you talk about economics, the first thing you talk about market, free market. Well, where is the free market? You look around you. Every sector of the economy is organized by handful of big corporations. So where is this free market? So why should this free market suddenly be used when it comes to farmers or workers? And when it comes to corporates, it's all good. Economics has to start. And this is actually one of the points Professor Eichert, who was one of the people that we interviewed in a documentary, made. And by the way, Professor Eichert's thing is very important because he was one of the guys who was gung-ho for this kind of industrial agriculture. And then he came to realize how it doesn't work. So today he says that the economics has to start from people first. That what is required for people to survive with human dignity. If economics cannot do that, then what's the point of drawing very supply and demand curves? That's a first very important point. So if for people to survive properly, a certain price is needed, then that should be what goes. And that was a concept behind parity. The concept of parity was that in order for farmers to live a life that's decent, this is the kind of prices they must get. So in India, when Swaminathan report said 50% over C2, as you know, there are different costs, A2 plus family labor plus and then C2. We can go into it if necessary. But this 50% extra, which urban intellectuals go into a tizzy about, there are 3 points on that. First point is that is the parity price. That's what Swaminathan actually had talked about as what one may call the parity price. Now that formula may need revising, the cost calculation needs to be revised, but that's the idea, that this is what a farmer needs in order to survive.
Second point, which is very, very important, is that a worker, or let's say you're producing soap, Lux soap. Lux soap gets produced every day. But a crop doesn't get produced every day. You have to actually work on it for, you sow the seeds and then you let it grow and then you harvest. So it's a long process. So a farmer gets his income pretty much once, twice, or maximum 3 times a year, depending upon how many crops he or she is rotating. So this 50% takes into account the fact that farmer's income is not a constant income. It happens in a very concentrated, at very specific points of time. So it has to be averaged over the year. And that's where the number comes from. And third point is that even though the government says that we do MSP procurement, it doesn't, the MSP prices that you get is not the Swaminathan number. You maximum get 10% above this A2 plus AFL plus FL cost. So right now where we are sitting is that without MSP, and MSP actually being increased, being expanded beyond these 23 crops and actually made it into a floor price, farmers' income cannot increase. It is absolutely a fact. Now, one more thing I want to point out is that everybody says, oh, why should farm prices, there should be a floor price, a guaranteed price, etc., etc. All we are saying is that, or I think all the farmers are going to say, is that make MSP the floor price. If government says that MSP is coming in the way of actual price discovery, of actually farmers getting higher price, if that's what the government is saying, then what's the problem of making MSP the floor? Because even by your admission, the farmer will only get higher than MSP price. So MSP becomes a floor price. And very importantly, this kind of floor price setting is actually a concept in the mainstream economy. In America, there is this federal funds rate. Every day, at the end of the day, when big banks have to balance their books, that's the rate at which they borrow from the Federal Reserve or between themselves. That's a federal funds rate. That's what sets the interest rate for the rest of the society. So if in a financial market you can have a floor rate, why can't you have it in agriculture? Especially when that is so directly linked with survival of farmers, of well-being of farmers. Why shouldn't economics start from the premise that survival with human dignity, well-being, improving the well-being is the concern of economics? Why suddenly going into this free market and supply and demand and so on? बिल्कुल फ्री मार्केट आपने बिल्कुल सही टच किया. ये फ्री मार्केट बनाना ही नहीं चाहते, ये फ्लोर प्राइस सेट ही नहीं करना चाहते. ये किसान चाहते हैं जो मेट्रो स्टेशन पे इन्होंने फोटो लगाई है इंडिया में फटी धोती में, वो इनको किसान चाहिए. जिस किसान ने जीन पहन ली, जिस किसान ने कोट पहन लिया, पढ़ी लिखी बात कर रहा है, वो इनको किसान नहीं चाहिए. तो इनको ये भी बताना चाहते हैं कि जीन्स अमेरिका के फार्मर के लिए बनी थी अमेरिका में, तो वही अब पूरी दुनिया में फॉलो की जा रही है. तो भैया आप इट्स द पीपल बाय द कंट्री जो हमारा है, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल है. सो पॉलिसीज भी कुछ उसी तरह से बनाएं, कुछ कॉर्पोरेट आकाओं को खुश करने के लिए ना बनाएं. तो जो हमारी बात चल रही थी फ्लोर प्राइसिंग के ऊपर, सो इसको हम कंटिन्यू करते हैं कविता जी. सो हमने ये देखा है जो ये सरकार है, इनके साथ कुछ 15 मीटिंग्स ऑलमोस्ट हुई, कभी भी ये आते नहीं है एमएसपी पे बात करने, फ्लोर प्राइसिंग पे बात करने, क्योंकि बहुत बार इनको बताया गया भैया आपको सारी फसल खरीदने की जरूरत नहीं है, आप फ्लोर प्राइसिंग बना दें, कानून बना दें, जो भी है. मान लीजिए कोई ऐसा पैकेज बनाता है जो आटा बनाता है, वो अपने आप किसानों से उस फ्लोर प्राइसिंग पे खरीदेगा, पर उस पर बात नहीं करना चाहते. इसके क्या कारण है? क्योंकि एक कारण शायद ऐसा भी हो सकता है कि जैसे इनको आदत पड़ी है इज इन डेट FCI, सो ये चाहते हैं उसको डिसॉल्व करके उसको भी हम बहुत ही सस्ते रेट पे, जैसे अब तो ये पोर्ट्स भी बेच दिए उन्होंने कंट्री के. सो हो सकता है वो एक रीजन हो. बट आप यू बीन पार्ट ऑफ द डिस्कशंस, वी वांट टू हियर फ्रॉम यू, व्हाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट, व्हाई डोंट दे टॉक अबाउट MSP, व्हाट इज द प्रॉब्लम when it is affecting more than 65% of the population directly?
I would think that the first problem is that they don't want to concede to any demands that emerge from a people's movement. Mr. Modi cannot be projected as somebody who's so weak that he's actually listened to protesters and gave them something that they are asking for. तो ये कोई रीजन बेस्ड या लॉजिक बेस्ड वाला डिसीजन मेकिंग चल रहा है, ये नहीं सोचती हूँ मैं. उनको बस ये है कि एक आंदोलन में अगर कोई डिमांड उभर के आ रहा है, हम उसको क्यों माने. वो एक जरूर अलग अलग कारणों में वो भी एक कारण हो सकता है. दूसरा है ओवरऑल पॉलिसी डायरेक्शन, लाइक यू पॉइंटेड आउट. एक ऐसा पॉलिसी की तरफ जाना चाहते हैं जहां पे सरकार कुछ जिम्मेदारी नहीं निभाए आगे जाके. As much as they can wash their hands of the business of protecting ordinary citizens by giving them any entitlement. किसी एक citizen को entitlement देने का मतलब क्या है? The other side of the entitlement coin is obligation on the state. और सरकार ऐसा obligation, ऐसा जिम्मेदारी, ऐसी जवाबदारी नहीं लेना चाहती है जब वो अपना हाथ धो के कहना चाहते हैं कि इनको सुरक्षा देना, इनकी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो अपने आप से मार्केट के साथ झेल ले. तीसरा है इस सरकार को ये कीड़ा उनके सर में चला गया है कि डायरेक्ट इनकम सपोर्ट इज अ बेटर ऑप्शन देन प्राइस सपोर्ट. और इसी के लिए उन्होंने पीएम किसान नाम का एक स्कीम को, वो भी सिर्फ 6,000 रुपये, वो भी जिनके नाम पे जमीन होता है. इंडिया में एक जमीन का पट्टा लेके अगर वो अमेरिका में बैठे हैं, फिर भी उनके नाम पे भी 6,000 रुपये हर साल के लिए. 6,000 रुपये एक परिवार हर दिन अपना चाय भी नहीं खरीद सकता है. ये अगर आप ब्रेकअप करेंगे तो आपको पता चलेगा. आई एम सॉरी कविता जी, आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता, बट हम क्लोजिंग कमेंट्स लेना चाहते थे वेदा ब्रता जी से, बिकॉज आई थिंक यहाँ पे सुबह हो रही है, पीपल आर जस्ट गोइंग टू वर्क. सो वेदा ब्रता जी, फर्स्ट थैंक यू सो मच, all the valuable work that you're doing, and making not only the filmmaker community proud, but the Bengal Tigers proud too. So thank you so much. You're carrying on the baton forward. So please please add, we'll continue our discussion then afterwards. You're mute, sir. I'm sorry. I don't want to leave this, but I have another doctor's appointment which I have to keep, so I have to go. So I want to make a few points. I really sorry, Kavita ji, that we had to interrupt. Not you. at all. No, we will do more of these. Don't worry. We will do more of these. This has to be done. Because I think where Kavita ji was going is actually very, very important, because this connection between, which is often confused, between parity price or MSP and subsidy. These are often confused, and I'll explain this very quickly because we saw this in America. So first of all, I just want to make one point about subsidy, since a lot of talk is made about subsidizing farmers and so on and so forth. Now there is something called producer support estimate. This is something that's computed all over the world, which is an idea of how much does the various government programs and so on support the farmers. Okay, so like in China or US, this is numbers at 20%. So of the total produce, of the total income that they get, 20% of that comes from various support schemes, various subsidies that government has created. Guess what the number in India is? And this is OECD statistics. This is not my statistics, OECD statistics. So as I said, in Korea, China, US, Canada, the number is in the 20% rate. What do you think is the number in India? That number in India is -7%. -7. What does this mean? It means far from the society or the government subsidizing farmers, Indian farmers are actually subsidizing society. Remember this number. This number is not talked about, but this is the producer support estimate that is made by OECD for all countries. I can show you that data. India is one of the countries where this number is negative. So much for subsidizing Indian farmers. So that's the first point I want to make.
Second point I want to make is this thing connection between parity and subsidy. So what happened is that let's talk about in the US experience. In the US, as we said, that they started with the concept of parity. So parity pricing, like MSP. So very quickly, the corporates realized that the MSP price or parity price is coming in the way of them pushing the prices down. Okay. So what they did is that parity price was slowly taken down. And now as soon as the parity price gets taken down, what happens? There is a farm crisis, because all of a sudden when the prices drop like that, American farmers started getting bankrupt. Government puts in money. Now what happens is that, so the farm income goes down. Industry or corporates now get huge benefits out of that, because now they procure farm produce at a very low price and make up that difference between, because now what they're selling in the groceries is much higher, and they're taking this as their profit. So the reduction in price is helping the big corporates. Because the farmers get into this kind of a problem, because the farm economy begins to collapse, government gives in money to farmers to sustain. And that's a subsidy. Okay. So farmers get some money, but the real beneficiaries become the big corporates. And then what happens over a period of time is that this subsidy then becomes on the basis of acreage. That is how much land you have. Now, who has most of the land? As we know, most of the land is in the hands of the richest farmers and the agro businesses. So then the subsidies also go to these agro businesses. In the latest round, like when President Trump had given huge amount of subsidies when the fight with China was going on, 70% of that subsidy went to top 10% of the farmers. Okay. So to put it in a nutshell, in India, far from the society or the government subsidizing farmers, it's actually farmers subsidizing the society, because that producer support estimate is -7%. That's number one. And number two is that over a period of time, the subsidy is used as a tool to say, oh, farmers are benefiting. Actually, farmers are not benefiting. In America, this subsidy, most of the subsidy, 70% of that subsidy goes to top 10% of the agro businesses and the biggest farmers. So this is the way the government keeps farmers on their toes, because they drop. The fundamental point is the drop in prices causes a huge problem for them. And number two, uses to divide people, telling urbanites that, oh, the farmers are getting welfare, the farmers are getting subsidies. As I explained, it couldn't be further from the truth. So I think last point I want to make before I go is that, in India, we talk about MSP is a very important point, but alongside with that, the infrastructure also has to be developed. This government, which has been talking about infrastructure, why doesn't it develop the farm infrastructure? As I said, of cold storage, of grain storage, of increasing the number of mandis so that the farmer doesn't have to go large distances, making sure that MSP procurement happens on time. These are some of the very small things that can be done with far-reaching consequences for farmers' income than opening it up to the market, which will only allow, as yesterday we talked about, big corporates to come in and take bonanza out of farmers, leaving both farmers and consumers at a disadvantage. Thank you so much, Bedabrata. We really appreciate your inputs. So, and we're trying to plan more of these discussions. I'm just leaving my phone number in the chat, so we can connect in the future on these discussions. So, Kavita ji, moving back to what we were discussing, please continue your input on that. We want to discuss more on because they don't even take into account any margin for the farmers, and that is one of the primary reasons for suicide and the interest rates which keep on piling up, because I've seen that in northern Karnataka. Uttar ऐसे टाइम पे नहीं दोगे तो उसका कानून कार्रवाई तुम्हारे साथ होनी चाहिए, वरना तुम उसका इंटरेस्ट कितना पे करोगे, और कुछ ऐसी चीजों को भी साथ में लेना है. सो मार्जिन कॉस्ट और इंटरेस्ट के ऊपर प्लीज लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन. तो जिस बिल को हमने ड्राफ्ट किया था, which bye, please go ahead.
which got created over one long year of consultations. देश भर में अनेक जगहों पे किसानों से, इकोनॉमिस्ट से, लीगल एक्सपर्ट से बात करके एक बिल जो हमने ड्राफ्ट किया था, उसमें जो यूजुअल हिचेस होते हैं प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था में, या ट्रेडर्स कैसे कोल्यूड करके किसानों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उस वाली व्यवस्था में हर कोई जो आज के दिन मंडी के लिए आवाज उठा रहे हैं, वो भी जानते हैं कि मंडी की व्यवस्था में भी बहुत कुछ सुधारने की जरूरत है। तो वो सब ध्यान में रखते हुए ही उस बिल को हमने बनाया था। अभी वेदव्रत जी बोल रहे थे कि नॉन रिकोर्स लोन्स का एक सिस्टम यूएस में चलता है। जब पैरिटी प्राइस को अमेरिकन सपोर्ट सिस्टम से हटा के ये जो सिस्टम लाया गया था, उसमें एक कंपोनेंट है कि अगर बाजार में प्राइस ठीक से नहीं मिलता है तो सरकार को उस प्रोड्यूस जो स्टोरेज स्पेस में पड़ा हुआ है उसके साथ सरकार को डील करना पड़ता है। इंडिया में उसका इक्विवेलेंट एक स्कीम है, निगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट स्कीम के नाम से, और उसमें भी यही एक जो स्टोरेज स्पेस में जहाँ पे किसान अगर तुरंत नहीं बेचना चाहते हैं और कोई किसान वेट करना चाहती है बेटर प्राइसेस के लिए, सरकार थोड़े डेजिग्नेटेड वेयर हाउसेस को इस स्कीम के लिए नोटिफाई किया है। वहां पे जाके स्टोर कर सकते हैं, और जो स्टोर करते हैं अगर बाद में भी प्राइस अच्छा नहीं मिलता है, that facility of forfeiture, saying, look, I'm giving up on this. I tried, I retained my produce, I took a loan against this, but I'm still not able to get a better price. वो वाला improvement इस warehouse receipt scheme में इंडिया में लाना पड़ेगा, और there aren't enough number of warehouses notified for a scheme like this. किसी ने chat box में लिखा है इंडिया में स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि बहुत बार हम देखते हैं इन द रेन एंड द सन द ग्रेन्स आर केप्ट इन द ओपन एंड देयर इज अ लॉट ऑफ वेस्टेज दैट हैपेंस। वेल कंपेयर्ड टू द वेस्ट, there are very rigorous studies in India which show that both pre-harvest wastage as well as post-harvest wastages are substantially lower in India. आप ये मत सरकार को या किसी और को कहने दीजिए कि इंडिया में बहुत वेस्टेज है इसीलिए हम फ्री मार्केट्स और ओपन अप करके और एफिशिएंट सिस्टम्स लाना चाहते हैं। ये सब गलत बातें हैं, मगर आज के दिन का स्टोरेज सिस्टम में प्रॉब्लम्स है, और ये वेयरहाउस रिसीट स्कीम को तो एक्सपैंड करने के लिए वी रिक्वायर a lot more warehouses to be notified as eligible for the scheme. अगर वो करेंगे, किसान अगर रिटेन कर पाते हैं अपना प्रोड्यूस, तब ये तो मार्केट में जरूर होता है कि हार्वेस्ट सीजन के 3-4 महीने के बाद प्राइसेस बढ़ते हैं। Obviously, when everything is dumped into the market right after harvest, तब प्राइसेस घट जाते हैं और बाद में फिर से ऊपर जाते हैं। Then the burden on the government to guarantee MSP or the floor price will come down. So yes, part of what needs to be done is about better infrastructures, tweaking of ongoing schemes and making them applicable to more and more farmers. और हमने एक्चुअली ये देखा कुछ एमएसपी के ऊपर हमने जो स्टडी करी, और हमने देखा कि जब एमएसपी निर्धारित 23 फसलों पे किया जाता है और खरीद सिर्फ 2 की हो रही है, क्योंकि निर्धारित, और ये हमने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि बार बार जो सामने आ रहा है सरकार की तरफ से कि एमएसपी था और रहेगा, इसके ऊपर हम फिर से क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि ये मिथ है। एमएसपी निर्धारित करना और एमएसपी पे खरीद करना 2 अलग बातें हैं। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट के साथ रिलेटेड है।
क्योंकि हमने पंजाब, हरियाणा और बहुत जगह हमने ऐसा देखा, क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी किसान ने अपने बच्चे की शादी रख ली अगले साल, तो वो कौन सी फसल उगाएगा? वो वही फसल उगाएगा जिसका उसको पता है कि उसको डेफिनेट प्राइस मिल जाएगा। वो आलू वाला रिस्क नहीं ले सकता, जैसे हमने बताया कि सबसे फार्मिंग रिस्की बिजनेस है। सो उसकी तरह से वो वही चीज उगाएगा जो है, और ये रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए फार्मर्स सिर्फ वीट राइस कर रहे हैं। उससे हो क्या रहा है कि जो पानी है जमीनों में वो नीचे जाता जा रहा है। हमने एक बात ऑब्जर्व करी पंजाब में, कि पंजाब में ज्यादातर लोग राइस नहीं खाते, और भी बहुत जो हमारे व्यूअर्स हैं इस बात के साथ, अब देख रहे हैं कि पंजाबी लोग ज्यादातर रोटी और गेहूं और बेसन और दूसरी चीजों की रोटी खाते हैं, मक्की। सो राइस की रोटी कम खाते हैं। सो हमारा राइस हम क्यों उगा रहे हैं पंजाब में? क्योंकि हमारे को 3000 लीटर का एक केजी राइस बनता है, और वही आप देखें उड़ीसा में या जहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल के साथ प्रोविंसेस लगते हैं, वहां पे 2 बार, क्योंकि आपने जैसे देखा कि मानसून आता है और फिर जो जाता है 2 बार बारिशें होती हैं, वो कई बार 2 फसलें भी राइस की वहां निकाल लेते हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश उस साइड पे। सो हमारे को अगर ये एमएसपी निर्धारित करेगी सरकार को इस चीज से भागना नहीं चाहिए, इस पे ओपन डिस्कशन होनी चाहिए, और सब लोगों को साथ में लेना चाहिए। एनवायरमेंटलिस्ट को भी लें, मैं तो बोलूंगा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को भी साथ में लें, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी इशू भी है, उस पर भी हम जाएंगे अभी, और इकोनॉमिस्ट को भी लें, फार्मर्स को भी लें, क्योंकि ये जो मौजूदा सरकार है हमारे देश की हिस्ट्री में पहली एक ऐसी सरकार है जिसने आज तक कोई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बनाई। पहले सरकारों के साथ हम देख चुके हैं, कोई 60% कानून बनाने के लिए या 80% कानून बनाने के लिए वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाते थे, क्योंकि जो मुख्य काम है कानून बनाना देश के लिए, उसके अंदर तुम कम से कम स्टेक होल्डर्स को तो इन्वॉल्व करो जिनको वो कानून डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। जैसे कल को अगर आपने सैनिकों पे कोई कानून बनाना है, आपने डिफेंस मिनिस्टर को, आपने आर्मी वालों को कनेक्ट ही नहीं करा, एजुकेशन पे बनाने के लिए कनेक्ट ही नहीं करा। सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो हम जानना चाहते हैं मैम कि Karan ji, can I just go back to 2 points that you have just made? एक तो आपने ये क्लैरिफाई करने की कोशिश किया है कि procurement regime is not the same as MSP regime. हमारे देश में unfortunately procurement regime has come to mean the same as MSP regime. मगर जो हमारी इमेजिनेशन में MSP regime है, उसमें सरकार को हर कोई चीज खरीदने की जरूरत नहीं है, मगर हर फसल पे MSP तो मिलना चाहिए. So procurement regime will be a small subset of a larger MSP regime. वो बार बार emphasize करने की जरूरत है, क्योंकि सरकार के टॉक्स में जब जाते हैं, हमने एग्रीकल्चर मिनिस्टर के मुंह से ये कई बार सुना है कि क्या आप 17 लाख करोड़ का बोझ सरकार के ऊपर थोपना चाहते हैं? ये डिमांड आप लेके आए हैं. So they are putting a value on the entire production in India of agricultural produce, and they are saying you are asking us to buy all that crop which is worth 17 lakh crores. We are not asking for that. So making this distinction between MSP regime and procurement regime. और कई बार हम इकोनॉमिस्ट से सुनते हैं प्रोक्योरमेंट तो 6% किसानों को ही मिलता है, पंजाब और हरियाणा में ही मिलता है, बड़े किसानों को ज्यादा फायदा मिलता है, तो आप क्यों चाहते हैं ऐसा सिस्टम कंटिन्यू हो? We are not talking about the same things. The MSP regime is a far larger canvas than the procurement regime. आपने दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण वाली बात कही है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. Crop diversification in states like Punjab and other states will be possible only if there is a MSP guarantee regime. That whatever a farmer grows, based on his or her growing conditions, that a remunerative price is guaranteed in the market, whether it's a trader who buys or whether it's the government who buys, then crop diversification will be possible. और जो sustain जो हमारे शहरों में रहते हैं उनसे हम बात कर रहे हैं कि देखो किसान, क्योंकि ना बहुत भ्रमित किया जाएगा और किसानों की तरफ से ऐसा उनको पहले तो टेररिस्ट बोला गया और फिर और बहुत चीजें बोली गई. अब आपने देखा कि ऑक्सीजन के लंगर भी लगा दिए किसानों ने, और हम जगह जगह देख रहे हैं जहाँ पे मेडिकल सुविधाएं नहीं है, वहां से आप अगर
एक आपको एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपको आज ऑक्सीजन ना मिले, आप भारतीय किसान यूनियन टिकैत या वहाँ पे जो भी उनके यूनियंस हैं उनको आप फोन कर सकते हैं, वहां से आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी। हो सकता है कि कहीं और से ना मिले। सो ये किसानों के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है, ना कि सुनने की, कि जो किसान बोल रहे हैं उसको सुनने की कोशिश। किसान मांग रहे हैं कानून जिसके अंदर एक मिनिमम प्राइस उनकी निर्धारित की जाए उनकी फसलों की। जैसे मान लीजिए एक इंडस्ट्री वाला आपको चिप्स बेचता है, उसके ऊपर लिखा हुआ है उसकी क्या प्राइस है, तो ऐसे ही किसान अपनी एक प्राइस मांग रहे हैं। वो ये थोड़ी बोल रहे हैं कि सारे चिप्स तुम इसी से खरीद लो। हम खरीद नहीं बोल रहे, किसान ये नहीं मांग रहे कि आप, जैसे कविता बहन ने बताया कि 17 लाख करोड़ की फसल हमारे से खरीद लो। जब आप फसल निर्धारित करके उसका प्राइस निर्धारित करके आप कानून बना देंगे कि इस कानून के अधीन रहेंगे सारे जो बायर्स होंगे, सारे ट्रेडर्स, कि ये मिनिमम प्राइस रहेगी, यहीं से बिडिंग स्टार्ट होगी, यही फ्लोर प्राइस होगी। क्योंकि एक ओपन मार्केट, जो ये फ्री मार्केट की बात करते हैं, वो फ्री मार्केट होती है। जैसे मान लीजिए आपने स्टॉक खरीदना है अमेजोन का, उसका प्राइस आप चाहे इंडिया में बैठ के खरीद लें, उसका जहां भी खरीद लें, अगर वो $3000 है, वो $3000 का ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग मंडियां बना दी, एक में 200 का बिक रहा है, एक में 300 का। सो ये मार्केट को ब्रेक करने की बात कर रहे हैं, अलग अलग मार्केट्स में, छोटी में, और हर जगह किसान को विक्टिमाइज करने की बात कर रहे हैं। और हम ये एमएसपी की मांग के ऊपर इतना ज्यादा जोर इसलिए दिया जा रहा है कि अगर एमएसपी का कानून बन गया, और एमएसपी के, क्योंकि इस पे तो आज तक किसान ने, सरकार ने बात ही नहीं करी। 13 मीटिंग में आप देखें, सिर्फ एक दो बार, 1-2 मिनट के लिए टच हुआ है वो टॉपिक, हमने देखा, उसके ऊपर डिटेल में बात नहीं हुई है अभी तक। क्योंकि सबसे बड़ी जीत है जो अर्जुन की आंख है, वो एमएसपी है। और जब ये एमएसपी मिल गया, ये तीनों काले कानून अपने आप के अंदर भी एक टाइप से किसानों के लिए रद्द हो जाएंगे, क्योंकि किसानों को उनकी फसलों का दाम मिल गया। सो हम मैम इसके ऊपर और बात करते हैं कि जो हम मार्जिन कॉस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ जो हमारे बहन भाई ट्रेडिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए गुजरात के अंदर कोई ट्रेडर है, या महाराष्ट्र में कोई ट्रेडर है, और शहरों में सपोज कोई दिल्ली में, बॉम्बे में, तो उनको भी बात समझ आएगी। जैसे उन्होंने कोई दुकान खोली, अगर उन्होंने 100 रुपए पे कोई प्रोडक्ट खरीद के 100 पे बेच दिया, तो दुकान का बिजली का बिल कैसे आएगा, दुकान का किराया कैसे निकलेगा, वो जो गाड़ी पे आते हैं उसका वो कैसे निकलेगा। सो और उसके बाद जो घर के बच्चों की फीस है, किसी माँ बाप की दवाई का खर्चा है, जो भी एक छोटा प्रॉफिट वो रखते हैं, उससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड चलता है। सो आप मैम इसके मार्जिन के ऊपर भी प्लीज थोड़ा बात करें, क्योंकि बहुत जो लोग प्रो गवर्नमेंट या एंटी फार्मर सोचते हैं, उनको ऐसा लगता है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। और बार बार ये सरकार ने 2014 मैनिफेस्टो में, 2019 मैनिफेस्टो में, उससे पहले गुजरात मैनिफेस्टो में 2011 के कुछ दस्तावेज सामने आए हैं, जहां पे इन्होंने प्रॉमिस किया है कि किसानों को एमएसपी दिया जाएगा। तो जब ये सरकार बन जाती है, उसके बाद अपने प्रॉमिस पे नहीं रहते। आप ये बताएं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो बात करी गई है मार्जिन की, वो कैसे सरकार बोलती है गलत है, और उसके पीछे क्या सच्चाई है? तो ये जो मार्जिन देने की जरूरत है, वो तो सेल्फ एविडेंट है कि आप किसी का लागत है, उसी को आप एमएसपी बनाएंगे तो that investment you will need for the next season. In fact, you may need more investment because of inflation. और परिवार में तो अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं, तो मार्जिन की तो जरूरत जरूर पड़ती है। मगर स्वामीनाथन कमीशन वाला रिकमेंडेशन को जो लोग चैलेंज करना चाहते हैं, देयर क्वेश्चंस आर बेसिकली अबाउट ये 50% कहाँ से आया? Where is this magical number of 50%? Why not 40%? Why not 75%? इसका मतलब क्या है वाली बात। तो उस कमीशन में जो मेंबर्स है वो खुद कह रहे हैं कम से कम इतना आना चाहिए। वी टॉक्ड अबाउट एटलीस्ट 50% मिलना चाहिए। उनका रैशनल उन्होंने एक्सप्लेन किया है। मगर अगर आप स्वामीनाथन कमीशन को भी बगल में रखते हैं, there were others including this government's chief economic advisor, इकोनॉमिक सर्वे में और एक स्पेशल रिपोर्ट में भी पल्सेस को लेके they proposed a concept called social value MSP. इंडिया में ऐसे थोड़े फसल है जिनकी बहुत जरूरत है, जो आज के दिन हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इस देश में तिलहन का प्रोडक्शन, ऑयल सीड प्रोडक्शन is so low that we spend about 80,000 crore rupees in importing oil, edible oil from elsewhere. Similarly, pulses, in the past few years, the production has improved. Otherwise, we import regularly pulses also.
So there is a concept around giving better MSP. आप C2 plus 50% formula पे ही अटक जाइए मत. C2 plus 50 is a minimal वाला formula. मगर उससे भी ऊपर देना पड़ेगा अगर आप थोड़े क्रॉप्स को इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं. जैसे ऑयल सीड्स को इंसेंटिवाइज करना है तो C2 plus 75% दीजिए. सभी किसान उसमें उतरेंगे. You know, farmers certainly respond to good price signals and good market signals. Every time the markets have been remunerative, farmers have come up with record production. उनको टेक्नोलॉजी की भी उतनी जरूरत नहीं है जितना आप मार्केट से सिग्नल्स दे सकते हैं. एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाट इज मिसिंग टुडे. वहां पे पनिश कर रहे हैं. यू हैव अ पैराडाइम वेयर यू आर प्रोड्यूसिंग मोर एंड पेरिशिंग. Whereas what we need is good production, but good incentives in the market, good protection in the market. जी. और हमने देखा कि जैसे प्राइसेस के अंदर, मार्जिन के अंदर कोई इन्फ्लेशन रेट की एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं. जैसे कि एक स्टडी आई थी सामने कि 1965 में जो एक क्वांटल 1 क्वांटल ऑफ व्हीट का जो प्राइस था मार्केट में, वो इक्विवेलेंट था एक स्कूल टीचर की पे के साथ. आप उसके साथ आप 1 तोला सोना भी खरीद सकते थे. अब सोने का प्राइस और जो स्कूल टीचर की वेजेस हैं पर मंथ, वो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट होके उसके लिविंग स्टैंडर्ड के साथ आप सोने तक भी मत जाइए. किसान को जो डीजल खरीदना है, this price parity between other inputs that the farmer needs to buy to continue with this enterprise called farming, even that is not being matched with the price that a farmer is able to discover in the market. Forget sona, forget the teacher's salary. अगर हम इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस की तरफ बात करते हैं, जैसे हमारे कुछ व्यूअर्स एग्रीकल्चर पॉलिसी पे भी हमारे से बात कर रहे हैं, सो हम अगर 2 मिनट के लिए हम अब सारे आप बेंगलोर में हब है इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का और कर्नाटका, और हम देखते हैं इधर बे एरिया में भी. सो लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों के ऊपर बात करेंगे, पर मैं सोचता हूं पहले कि जो स्टेट की सरकारें हैं वो क्या कर सकती हैं इसके लिए. सो जो जैसे कि ऐसा हो सकता है कि स्टेट की सरकार उसको खरीद ले कुछ बेटर प्राइस पे, कुछ इंसेंटिवाइज कर ले, ये उससे फिर फार्मर सुसाइड भी प्रिवेंशन होगा. इनफैक्ट वी नीड अ सिस्टम. स्टेट्स के पास काफी सारे इनोवेशंस आज के दिन भी दिख रहे हैं. जैसे उड़ीसा में एक मिलेट्स मिशन चल रहा है, जो कोर्स मिलेट्स कहे जाते हैं, कोदो मिलेट, फिंगर मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, ये सब सरकार प्रोक्योर करके अपने पीडीएस में आदिवासी क्षेत्रों में फिर सरकार ही बांट रहा है इन द रेशन सिस्टम ऑफ इंडिया. तो सरकारें, राज्य सरकारें बहुत कुछ कर सकती है, एंड दे हैव शोन दैट दे आर केपेबल and imaginative enough with good innovations that will suit their conditions. केंद्र सरकार को पैसा देना पड़ेगा. The money has to come from the government of India when state governments are stepping forward to take responsibility for good innovations that suit their particular jurisdiction. और ये केंद्र सरकार ना इन्वेस्टमेंट दे रहा है, बल्कि it is going in the other direction. It is doing many things which are wrong policies, which come in the way of state governments doing progressive things. राज्य सरकारें जब MSP पे बोनस देना चाहती है, केंद्र सरकार उनसे कह रहे हैं, no, if you give, we will stop procuring from your state under the procurement schemes. So in many ways, the center is coming in the way of state governments being able to think. Farmers have not reflected their sharpness of understanding and intellect in their voting behavior. वोट देते वक्त किसान रिलीजन के लाइंस पे, कास्ट के लाइंस पे, अलग अलग लाइंस पे बट जाते हैं. And they have done it in the past. मगर इस आंदोलन से एक नई आशा जग रही है, एक नई उम्मीद जग रही है
कि किसान अपना आइडेंटिटी सबसे पहले किसान ही बना के रखेंगे. And in this movement, it has happened. They did not allow any communal divide, any state-based division, any caste-based division that the government kept trying many times. And we also saw that now in the local elections in Uttar Pradesh, in various state assembly elections, we are seeing that they are voting as farmers. And India may farmers as it is are economically irrelevant to the macro economy. एग्रीकल्चर सेक्टर जो जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है वो बहुत insignificant बन गया है. We have to make sure that even if they are economically irrelevant, that they do not become politically irrelevant. उनका जो कम से कम वोट बैंक वाला पावर है उसको बिल्कुल कम ना करे किसान. ये किसानों के हाथों में है. It's something that they can shape as their strength, and if they keep their farmer identity in the forefront, then I think governments will be forced to listen. और इस आंदोलन से वो उम्मीद फिर से जग रही है. We have to keep that alive. और जो इस शहर में लोग रह रहे हैं, क्योंकि बार बार बात होती है, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया 2 करोड़ जॉब्स क्रिएट करेंगे, और जो शहर में लोग रहते हैं शायद उनको कई बार हम देखते हैं कुछ मीडिया चैनल्स के द्वारा भ्रमित किया जा रहा है कि किसान जैसे देश का दुश्मन. ऐसा डायरेक्ट मैं एक्चुअली वन ऑफ द मेजर रीजंस मैं इस आंदोलन में जब इन्वॉल्व हुआ शुरू में, वो एक न्यूज ही थी जो मैंने पढ़ा, किसान देश का दुश्मन, और इतना हर्ट किया क्योंकि मैं खुद फार्मर का सन हूं. मेरे को आज तक नहीं समझ आ रहा कि हम दुश्मन कैसे हैं. सो इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा कि जब मैं इसको टाई अप भी करता हूं और चीजों के साथ, पर स्पेशली मैं जॉब क्रिएशन के साथ बात करूंगा. जब हम बात करते हैं मेक इन इंडिया की, एंटरप्रेन्योरशिप की, क्योंकि देखा जाए एक स्मॉल बिजनेस ओनर ही तो है फार्मर. वो कितनी वो जॉब्स क्रिएट करता है मंडियों में. जब ये मंडी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एपीएमसी मंडी, उसमें आई थिंक 18 लाख के आसपास जॉब्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी पूरे इंडिया में. उन फैमिलीज को कोई जॉब मिलेगी नहीं, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा. सो ये फार्मर्स कितने लोगों को जॉब देते हैं, कितने लोगों को कितनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं. बल्कि जब मैं आंदोलन में मैंने देखा कि कितने हमारे जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ाते हैं, क्योंकि स्पेशली जो फ्रूट्स और कितना चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज को. और ये इंडियन मसाले यहाँ पे सब लोग ऑल द जितने अमेरिका, कनाडा, यूरोप और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहां पे लोग एंजॉय करते हैं इंडियन फूड. वो मसाले भी तो इंडिया से ही आते हैं बेसिकली. सो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप ये बताएं कि किसान देश का दुश्मन है कि किसान क्रिएशन, जॉब क्रिएशन में हेल्प कर सकता है अगर उसको एमएसपी दिया जाए, उसको इंसेंटिवाइज किया जाए फार्मिंग के लिए. उस टॉपिक पे थोड़ा प्लीज मैम आप बताएं. करणवीर जी, हमको थोड़े जो सरकार नैरेटिव स्पिन करती है उसको रिपीट भी नहीं करना चाहिए. किसान देश का दुश्मन कैसे हो सकते हैं, और उसके ऊपर हम अपने आप को प्रश्न पूछे भी क्यों. अगर देश जिंदा है, अगर इस देश के प्रधानमंत्री से लेके सभी लोग आज कुछ खा पा रहे हैं, और we have food sovereignty in this country, it is because of farmers. And as rightly pointed out by the movement again and again, starting from the last week of November, ये वही परिवार है जो इस देश के अन्नदाताओं को भी दे रहे हैं और इस देश के बॉर्डर्स पे सिपाहियों को भी भेज रहे हैं. तो we are doing both the tasks of protecting this nation's interests, both at the borders and on every table. So I think we shouldn't even repeat some of the narratives that BJP and its people spin. बिल्कुल, क्योंकि मैं ये बात आपकी बिल्कुल सही है. और किसान नॉन पॉलिटिकल होते हैं, बट पहली बार हमारे को इस आंदोलन के द्वारा हमने देखा कि ये चुनाव जीवियों की सरकार है. सो हम देशवासियों से अपील करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके, स्पेशली माताओं बहनों से जो घर में खाना बनाते हैं, कि भैया अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में खाना बनता रहे और आपका चूल्हा चौका चलता रहे. देखें कोविड के द्वारा कितने, मैं अपने फैमिलीज में, अपने दोस्तों में जानता हूं जो 2-2 फैमिली मेंबर भी लूज कर चुके हैं. सो हमने ऑलरेडी इतना कुछ खो लिया है. ये जो प्रेसिडेंट चुनाव जीवियों की सरकार है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता. आप देख सकते हैं ये फैमिली ओरिएंटेड, इनकी एक भी पॉलिसी नहीं है. सो हमारा देश है जो
हम पहले अपनी फैमिली के लिए खड़ेंगे, फिर अपनी कम्युनिटी के लिए खड़ेंगे, फिर अपनी स्टेट के लिए, फिर अपने देश के लिए। सो ये बात सिंपल है कि जो बंदा अपनी फैमिली के लिए स्टैंड नहीं ले सकता और फैमिली को दिमाग में रख के, अपनी फैमिली की फूड सिक्योरिटी को दिमाग में रख के वोट करें और अपना खुले दिमाग के साथ वोट करें। भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सरकार के आखिरी वर्ड्स हैं। जो ये काले कानून है, काले कानूनों के अगर आप शब्द देखें, फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट, ये नाम ऐसे यूज किए गए हैं जैसे मतलब कि जैसे फार्मर के लिए सब कुछ है। ये सिर्फ एक लफाफाबाजी है सरकार की, इसके अंदर कुछ फार्मर के लिए कोई हेल्प नहीं है और इन्होंने सरकार ने भ्रमित करना। हाँ जी कविता जी, आप प्लीज बताएं। Karan ji, before we close, I just want to pick up 2-3 things that I'm seeing in the question and answer chat box. किसी ने पूछा था देश के लिए एक नया एग्रीकल्चर पॉलिसी की जरूरत है क्या? मैं कहूंगी इंडिया में 2007 में पहली बार एक किसान पॉलिसी बनाया गया था. We don't need an agricultural policy, we actually need a policy for farmers and their livelihoods. और अगर उस पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो स्वामीनाथन कमीशन बार बार कहते हैं, उसी स्वामीनाथन कमीशन से ये किसान पॉलिसी इवॉल्व हुआ था इंडिया में. We actually need that kisan policy to be improved and implemented. Agriculture policy pretty often is created to be misused and abused by corporations, because what is good for the agriculture sector may not be good for farmers. What we need is a farmers policy. दूसरा एक और प्रश्न था कि इंडिया में वेस्टेज ज्यादा है या कम है. मैंने इसके पहले जो पॉइंट बोला था शायद क्लियरली नहीं कहा. Data and large studies, official studies of Indian government show that wastage in terms of pre-harvest wastage as well as post-harvest wastage, including in our FCI and PDS system storage, is significantly lower when compared to other countries. Wastage is not an issue. In fact, developed देशों में wastage बहुत सारे चीजों का होता है, including packed and parceled and processed food, जो already एक air conditioned showroom में expiry date लिखा हुआ है, तो उसको निकाल के जो फेंक देना पड़ता है, उस wastage में there are additional layers of carbon footprint. Whereas Indian wastage actually does not leave that kind of ecological footprint, and it's at a much lower magnitude. और interest rates के बारे में एक प्रश्न था कि इंडिया के किसानों को जो यूसुरियस रेट्स पे मनी लेंडर से इंटरेस्ट लोन्स मिलते हैं. It is a very important point. बहुत सारे small and marginal farmers in India can't actually participate in markets because their market is tied in with जिन्होंने इनको कर्जा दिया है उन्हीं को बेचना पड़ता है. तो और high interest rates में we do need more financial inclusion, institutional coverage of all our farmers, and that will liberate them, that will truly liberate them to participate in markets. तो ये 3 chat box में questions आए थे. I thought I should clarify. And thank you so much, Kavita ji, and we really appreciate Guni Bhatia ji. Thank you so much for asking the right questions. And आज का बहुत ही productive conversation था. So before हम closing comments दें कविता जी से, अगर आपके पास कुछ questions है आप बता सकते हैं. और हम विनती कर रहे हैं सब व्यूअर्स से कि कोई धर्म की लड़ाई नहीं चल रही, और बल्कि भगवत गीता का जो हमारे कृष्ण जी का उनका एक खुद श्लोक है कि धरती पे अगर कोई भगवान है तो भगवान के बाद उन्होंने फार्मर को वो रुतबा दिया है, और उन्होंने बल्कि जो तपस्वी हैं उनको भी तीसरे स्थल पे रखा है उन्होंने, और समाज सेवियों को दूसरे पे. सो आप ये देखें कि आप अगर चाहते हैं अपने देश की तरक्की चाहते हैं, सो हमारे देश की जो बैकबोन है उसका सपोर्ट करें. इसी वजह से आपका घर चलेगा और ये आपका हमेशा साथ देंगे. किसानों ने देश की उन्नति में साथ किया है. सो गुनी जी प्लीज आप अपना प्रश्न पूछें. I am Jasbir Bhatia. Hello. Nice to meet you, sir. Thank you so much for joining. Yes.
why my image is not coming. Anyway, that's not important. Yes, What please. my question was, the wastage is a major issue in my point of view. I'm not a farmer. I only see things. But you see, USA and other countries, they do wastage of processed foods and even cooked food like bakery in large quantities every day. But that's a health policy, not concerned with the farmers' policy. But the question is the food grain, the wheat, for example, which is produced in this country, that's not wasted. We travel around all the country. I have to travel to Canada, USA, and other countries, European countries also. I have seen farmers having their small storage bins on the site, and the food is stored. But these countries can afford wastage. There's so much production. They even leave some lands unused because they don't want so much production. You can't compare that with India, where small farmers are just producing for the sake of their survival. So how can we afford a farmer sitting in a market for 20 days with the food pile sitting on the rain and nobody is buying his food? How can we excuse that? What happens to that farmer? बिल्कुल. और जसबीर जी के साथ हमारी थैंक यू सो मच जसबीर जी फॉर जॉइनिंग. हमारी पहले भी डिस्कशंस हुई हैं और हम एक स्पेशल टॉक उसके ऊपर भी करेंगे कि हाउ कैन sons and daughters of farmers living abroad and जो इंडिया में कॉन्शियस लाइफ वाले लोग हैं, हाउ कैन दे इन्वॉल्व. क्योंकि जैसे हमने देखा कि अब कोविड के टाइम पे भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि किसी भी देश का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ 10% लोगों को ही हेल्प कर सकता है, वो कोलैप्स हो गया था. तो वहां पे लोगों ने जाके, किसानों के बच्चों ने जाके हेल्प करी और चीजें, अब वीडियोस भी आपने देखी होंगी. सो इसी तरह से हम प्राइवेटली कैसे हेल्प कर सकते हैं फार्मर को, क्या कुछ हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में हेल्प कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम स्पेशल टॉक करेंगे. थैंक यू जसबीर जी सो मच फॉर जॉइनिंग. I wouldn't say that the government should help these farmers. I know my grandfathers, they had lands back in Pakistan, of course, and every home they had small, storage bins made out of mud, and where they would store some part of the food, not all of it. But point is, if they're able to store the food, even in some cooperative storage, then they can release the produce on a time-based manner. So that also will stabilize prices. Definitely. And also will not waste. बिल्कुल. ये बात एक्चुअली बहुत अच्छी बात है क्योंकि बेदू जी भी इसके ऊपर बात करके गए साइलोज के ऊपर कि वो कैसे कॉर्पोरेशन में ओवरटेक करें हैं और कैसे अमेरिका में भी उस क्रॉप स्टोरेज का पहले ऑप्शन था. सो कविता जी, we actually have run out of time here, so we would like to have your closing comments and how can youth and people, क्योंकि जो आजकल एक ये सोचते हैं, सरकार सोचती है कि किसान बेवकूफ है, इनको कुछ नहीं पता. सो इनको ये समझाना कि किसान बहुत अवेयर है, दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल फार्मिंग नाउ. सो हम कैसे इस अवेयरनेस को और स्प्रेड कर सकते हैं? प्लीज अपने क्लोजिंग कमेंट्स के बाद फिर हम आप One of the things that we gained because of this movement, because of the ongoing farmers movement, is a sense of pride when someone identifies themselves as a farmer. बहुत सारे युवा जुड़े हैं इस आंदोलन के साथ और वो बहुत गर्व के साथ बता पा रहे हैं कि हम भी किसान हैं, हम भी फार्मिंग फैमिली से हैं. And this is a great achievement from this movement. और सिर्फ वो dignity और वो identity अगर रखेंगे, the current day youth, they have skill sets which are slightly different and obviously contemporary compared to the earlier generation. और उस skill sets के साथ, whether it's related to technology, whether it's related to interface with the outside world, having the possibility of a larger world around them. आज के दिन देखिए सोशल मीडिया को कितना यूज किया जा रहा है इस आंदोलन में, वो युवा के जुड़ने से बहुत कुछ हो रहा है. There are tremendous possibilities in supporting the earlier generation with better marketing opportunities, of getting, going up in the value chain, processing, value addition, उस सब में युवा जुड़ सकते हैं until the retailing point. There are tremendous opportunities here, and I do hope that more youth will join, including in shifting agriculture towards a more ecological paradigm.
जो सस्टेनेबिलिटी की भी बात हमें करनी चाहिए. एंड वन लास्ट थिंग बिफोर वी क्लोज, आई डू वांट टू टेल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि वो ये आई मीन लेट मिस्टर मोदीज गवर्नमेंट नॉट होप दैट और खींचे जाएंगे तो ये किसान अपने आप घर चले जाएंगे और आंदोलन खत्म हो जाएगा. बिल्कुल नहीं. जितने दिन किसान यहाँ मोर्चों पे बैठे हैं उतना ही उनका resolve to win this legitimate demands is strengthening. They are not going to retreat, and MSP guarantee is one of the key demands. The government better accept it as soon as possible. Thank you for giving this opportunity. थैंक यू सो मच कविता जी. और हमारे व्यूअर्स को हम बताना चाहते हैं कि आप किसान एकता मोर्चा पेज पे और लाइव के साथ जुड़े रहें और जैसे भी कार्यक्रम होते रहेंगे. एमएसपी एक सबसे इंपॉर्टेंट इशू है जो फार्मर को जिसके लिए फाइट कर रहे हैं. बेसिकली ये कानून भी रद्द करवाने हैं. एमएसपी की रिटर्न गारंटी का कानून बनाना बहुत जरूरी है. और हम आपको जाते हुए सिर्फ 3 शब्दों के साथ छोड़ के जाना चाहते हैं. अगर इन 3 शब्दों के अंदर हमने रह लिए तो ये आंदोलन जीतना बिल्कुल हमारा निश्चित है. पहला शब्द है संगठित. आप सारे एक दूसरे के साथ संगठित रहें, चाहे आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा के साथ आप रिलेटेड हैं. सो आपका संगठित रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. ये सबको पता है. डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों के टाइम से चल रही है, तो हमें यूनाइटेड रहना है. दूसरा शब्द है कि हमें सत्याग्रह के रास्ते पे चलना है. सत्याग्रह, हमें सत्याग्रह का रास्ता नहीं छोड़ना. हमें कभी भी वायलेंस या कोई ऐसा रास्ता नहीं अपनाना जिसके अंदर सरकार हमारे आंदोलन को टर्पीडो या उसको खराब कर सके. और तीसरा शब्द है संविधान. अगर हमारे पास आर्टिकल 19 हमारा संवैधानिक हक है प्रोटेस्ट करने का कहीं भी सॉवरेन इंडिया में, सो जो हमारे अपोजिंग लोग हैं उनके पास भी संवैधानिक हक है अपनी बात रखने का. उनके ऊपर पर्सनल अटैक ना किए जाए, ना किसी को कोई भी ऐसा काम ना किया जाए जो गैर संवैधानिक हो. सो हम सबसे विनती करते हैं सारे यूथ से, और थैंक यू सो मच. और आप हमें फॉलो कर सकते हैं अलग हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे. चाचा अजीत सिंह यूथ क्लब, भारत माता सोसाइटी, किसाना दे जाए. व्हाइट हाउस के सामने 60 दिन से ज्यादा हो गए हैं. 60 वर्किंग डे प्रोटेस्ट तो मार्च से चल रहा है व्हाइट हाउस के सामने. कंटिन्यूसली चलता रहेगा ऐसे ही. और आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं. और अमेरिकन फिल्म मेकर जैसे हमारे साथ वेदाव्रता जी से, उनकी मूवी देजा वू आ रही है अगले महीने. सो उसके लिए भी आप जुड़े रहें. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह. किसान एकता जिंदाबाद.